Hello everyone. So here we are back with another video from our social studies text. So we are going on with political science and this will be a last lecture from political science. Okay. फिर उसके बाद में आपका पॉलिटिकल साइंस का तो पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा एनटीएससी का, और इसके बाद में फिर हम लोग चलो कुछ और इम्पोर्टेंट जो एनटीएससी के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है वो स्टार्ट कर लेंगे. सो टॉकिंग अबाउट, अब हम लोग काफ़ी फेस्टिवल्स बना चुके हैं. हम लोग ने ईद मना ली, राखी बना ली, संडे भी सेलिब्रेट कर लिया, राइट. नाउ इट्स टाइम टू बैक टू हंट टू स्टडीज. ओके, so let's start today's class. So for our NTSC special we are going to talk about some important articles and 12 schedules of Indian Constitution. Okay, अब ऐसे आर्टिकल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे NTSC पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आर्टिकल्स के अलावा कुछ स्केड्यूल्स भी होते हैं, है ना. तो उन स्केड्यूल्स को भी हम समझने वाले हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो फॉर दी आर्टिकल्स व्हाट, मैं ऑलरेडी वैसे तो आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में पहले से समझा चुकी हूँ. तो हम कुछ और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जहाँ अगर कोई मतलब लाइक ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे हुए हैं. ओके, तो अगर कोई और भी ऐसा टॉपिक अगर हमसे छूट गया तो हम उसे वापस से डिस्कस कर लेते हैं. So talking about the very first question, which article of the Constitution of India gives special status to Jammu and Kashmir? Now here comes the important thing. ये तो आप लोगों को पता भी होगा, मोस्टली बच्चों को पता होगा कि कौन से आर्टिकल जो था वो अभी रिसेंटली अबॉलिश कर दिया गया था. ठीक है, पहले उस आर्टिकल को जब अप्लाई किया गया था. सी अभी अगर मैं बताऊं तो आपको अच्छे से पता है कि हमारे इंडिया जो है वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में डिवाइडेड है ना. तो हर स्टेट के पास मतलब एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला करता है हमारे स्टेट्स को. पर फिर भी यहाँ पर हमारे सारे स्टेट्स में छोड़ करके एक स्टेट ऐसा एक्सेप्शनल था जहाँ पर अगर मतलब आपको पता है जब इनिशियली जम्मू और कश्मीर बना था तो उसकी एक शर्त थी वो इंडिया में आकर के ज्वाइन होने से पहले कि जो मैं अगर इंडिया के साथ आकर के ज्वाइन होता हूँ तो जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो इंडिया पर जो वो जम्मू और कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं. मतलब अगर कोई लॉ बना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ निकाला तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश वगैरह सब पे अप्लाई होगा. पर उससे हम लोग जम्मू कश्मीर को फोर्स नहीं कर सकते थे पहले उस लॉ को अबाइड करने के लिए. ओके, पर जब से इस आर्टिकल को अबॉलिश किया गया है तो इन लोगों की स्पेशल स्टेटस खत्म हो गई है, और अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है वो इन्हें मानना पड़ता है. ओके, सो विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर? दैट इज आर्टिकल 370. नाउ दिस वाज अबॉलिश्ड रिसेंटली. ओके, सो व्हेन वाज दिस अबॉलिश्ड? ये सब ढूंढना और कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों का काम है. ओके, सो व्हेन वाज आर्टिकल 370 अबॉलिश्ड? Okay, so coming towards the second question, which of the following amendment is known as anti-defection law? कौन से अमेंडमेंट को, अमेंडमेंट मतलब जानते हो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाना, ठीक है, इज नोन एज द एंटी डिफेक्शन लॉ. ना व्हाट इज डिफेक्शन लॉ, क्या होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ होता ही क्या है? सी आपको पता है बहुत सी बार क्या होता है ना कि ये जो लीडर्स होते हैं, ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं, ठीक है, ये इनिशियली तो किसी और पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं और जीतने के बाद में ये अपनी पॉलिटिकल ग्रुप को चेंज कर लिया करते थे. लाइक अभी आप राजस्थान में बहुत ज़्यादा सुन रहे होगे, या आपने भी रिसेंटली मध्य प्रदेश का इंसिडेंट भी बहुत सुना होगा जहाँ पॉलिटिकल लीडर्स ने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज चेंज कर ली है ना. तो आपको बस उसे कहा जाता है डिफेक्शन लॉ, जहाँ पे जो पॉलिटिशियन है वो अपना ग्रुप चेंज कर लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर लेते हैं. इसको और हिंदी मतलब ईजी लैंग्वेज में अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो इसको बोला जाता है दल बदलना. ओके, तो अब कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एंटी डिफेक्शन लॉज पास हुए थे? सी अब इसको पहले समझना है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर क्या है. अगर मानो कि फॉर एग्जांपल मानो कि मैंने सीकर से कॉन्स्टिट्यूएंसी जीती है, ठीक है, मैंने सीकर से कोई सीट जीती है और अभी मैं किस में हूँ, कांग्रेस में हूँ. ठीक है, मानते फॉर एग्जांपल अगर मैं कांग्रेस में हूँ और अगर मैं चाहती हूँ मैं जीत ली ये सीट, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी को ज्वाइन करूँ, तो क्या होगा ना कि मुझे कांग्रेस की जो मतलब बोलते हैं कि मैं क्या करूँ, मैं मेरी पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर रही हूँ. पर अब इसमें क्या होता है, जब से एंटी डिफेक्शन लॉज वगैरह पास हुए तो तब से क्या हो गया कि अगर मुझे मेरी पॉलिटिकल पार्टी चेंज करनी है तो मुझे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी गिव अप करनी पड़ेगी. ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है. पहले तो क्या होता था, लोग जीतने के बाद में चेंज कर लिया करते थे, ठीक है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को. पर अगर अब आपको पॉलिटिकल पार्टी चेंज करनी है तब आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जीती हुई कॉन्स्टिट्यूएंसी है उससे भी रिज़ाइन करना पड़ेगा. तो ऐसा कौन सा अमेंडमेंट था जिसने ये एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया था? तो दैट इज 52.
ओके, 52nd अमेंडमेंट एक्ट. ओके, so that means first का option number B is correct, second का option number C is correct. Now the third question we have is the head of Indian Republic according to article 52 of the constitution is. See, we have always talked about this कि head of state या head of Indian Republic कौन होंगे. नॉमिनल जिसे हम बोले जाते हैं कि उनके पास केवल नाम की पावर्स हैं, तो वो कौन है? हमारे प्रेसिडेंट. ओके, दैट इज थर्ड ए कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड ऑफ इंडियन रिपब्लिक होंगे अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, आर्टिकल 52 आइडेंटिफाई करता है प्रेसिडेंट को एज द हेड ऑफ इंडियन रिपब्लिक. क्लियर? इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी मत क्रिएट करना. ठीक है. नेक्स्ट, चाइल्ड लेबर वॉज प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल. मतलब पहले आपको पता हो तो चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा करवाया जाता था. चाइल्ड लेबर मतलब क्या होता है कि 14 ईयर्स से बिलो के जो बच्चे हैं उन्हें ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था. तो इस चीज़ को डिफ्यूज़ कर करके, इसको डिफ्यूज़ करने के लिए या जो बच्चों का हरासमेंट रोकने के लिए क्या कौन सा आर्टिकल प्रोहिबिट किया गया था? दैट इज़ आर्टिकल 42 आई थिंक, 24 आई थिंक. That is 4th C, है ना, 4th C of course. So going on with the answers, first का A article 370, second का C 52nd amendment, third का A president and fourth का C 24th article. Clear? Now coming to question number 5, what we have is, okay, article 51A of the Indian Constitution deals with what? Okay, so we have fundamental rights, we have fundamental duties, we have prime minister's powers and we have director principles of state policy. तो अब ये 51st आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे डील करता है? तो पहले अगर मैं बात करूँ कि ये जो 51st आर्टिकल जो है, ए सेक्शन जिसका जो है, इसमें बताया क्या गया है? इसमें बताया गया है कि ये क्या स्टेट क्या करता है. फिर आप खुद आइडेंटिफाई कर पाओगे बहुत इजीली. सी, अब 51st ए जो है वो ये आइडेंटिफाई करता है कि हर एक सिटीजन की अपनी खुद की जिम्मेदारी होती है, मैंडेटरी होता है उसके लिए कि वो अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे. मतलब वो अपने कंट्री की रिवर्स हुई उन्हें पल्यूट ना करे, इन्वायरमेंट को पल्यूट ना करे, फॉरेस्ट हुए, वाइल्ड एनिमल्स हुए, इन सब का ध्यान रखें. ओके, सो अब खुद समझ रहे हो कि सिटीजन को मैंडेट किया गया है कि वो अपने फॉरेस्ट को, लेक्स को, रिवर्स को, वाइल्ड एनिमल्स को, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें. ठीक है, उन्हें मैंडेट किया गया है, उन्हें एक बोलते हैं ना, उनके लिए एक कंपल्सरी चीज़ लाई गई, उनको एक ऑर्डर दिया गया. तब ये चीज़ क्या बताता होगा, है ना? फंडामेंटल राइट्स तो नहीं होते. एक डीपीएसपीस मैंने आपको बताया था कि इसके लिए अब डीपीएसपीस में डिफरेंस भी मैंने समझाया था कि डीपीएसपीस जो है वो अभी तक एनफोर्सेबल नहीं है. वो केवल हमें गाइडलाइंस देते हैं कि अगर हमें कोई भी रूल और रेगुलेशन अगर इस्टेब्लिश करना है तो हमें इन चीज़ों का फॉलो करना पड़ेगा. तो जो हमारा 51st ए है वो हमें क्या बताता है कि भाई ये चीज़ कंपलसरी है कि आपको अपने फॉरेस्ट का, लेक्स का, इन्वायरमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा. तो ये चीज़ हमारी कौन सी थी? डीपीएसपी में स्ट्रेट की जाती है. दैट मीन्स आर्टिकल 51st ए इज पार्ट ऑफ डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज. ओके, सी, अगर किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन आ जाता है कि मैम ये ऑप्शन हमने क्यों नहीं चूज़ किया, ये क्यों पर्टिकुलरली चूज़ किया, तो आप वो कमेंट सेक्शंस में विदाउट एनी हेजिटेशन आप मार्क कर सकते हो एंड यू विल बी आंसर्ड वेरी क्विकली. Okay, so now coming to question number 6, right to freedom is related to which article? Okay, अब basically अगर मैं बात करूँ तो right to freedom की अगर हम बात करें तो वो आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक होता है ना. तो इस अकॉर्डिंगली हम लोग ऑप्शन देखें तो 14 और 16 तो हमारी लिस्ट में कहीं नहीं आता है. अब आता है 19 और 20. तो इसमें से हमें बेटर अपॉर्चुनिटी कौन सी चूज़ करनी है, तो उसके लिए हमें पहले समझ लेंगे कि आर्टिकल 14 क्या बोलता है, 16 क्या बोलता है, 19 क्या बोलता है और 20 क्या बोलता है. ठीक है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें किसे आंसर मतलब करेक्ट करना है. तो आर्टिकल 14 जो है वो इक्वालिटी बिफोर द लॉ बोलता है. वो बोलता है कि सभी पर्सन को इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा और मतलब बोलते हैं ना कि जो लॉज हैं उन पर इक्वली इस्टेब्लिश होंगे, मतलब इक्वली उनको गवर्न करेंगे. ओके, सो दिस वाज अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 के थ्रू. एंड कमिंग टू आर्टिकल 16, नाउ एवरीवन शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ओके, अगर मतलब मानो स्टेट की कोई वैकेंसी निकली है तो उस पर अप्लाई करने के लिए उसको बोलते हैं ना, उस पर एक सारा अप्लाई करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट गेन करने के लिए सभी पर्सन के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए. तो ये चीज़ कौन बताता है? हमारा आर्टिकल 16. तो अभी कंप्लीट हो गया आर्टिकल 14. आर्टिकल 16 ये इक्वालिटी बिफोर लॉ बताता है, ये इक्वालिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोलता है. ठीक है, तो हम आर्टिकल 19 पे आते हैं. तो ये बोलता है, पहले इससे पहले हम आर्टिकल 20 को समझ लेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसको समझो.
सी अब ये क्या बोलता है कि हमें प्रोटेक्शन मतलब लाइक फॉर एग्जांपल क्या होता है कि मानो कि मैंने कुछ बुरा काम किया, ओके तो अभी भी मेरे पास एक फंडामेंटल राइट मुझे गवर्नमेंट ने दिया है कि मैं अभी भी मतलब कोर्ट के सामने माफ़ी मांग सकती हूँ, ठीक है। मतलब एक बोलते हैं ना मिनिमम सज़ा का प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट किया है कि अगर कोई इंसान रिग्रेट करता है या खुद आकर के सरेंडर कर देता है, ठीक है, तो वो उसे एक मतलब राइट मिल जाता है या उसे अपनी गलती सुधारने का मौका मिल जाता है। राइट एक तरह का राइट मिल गया यहाँ पे, ठीक है, कि अगर उसने मतलब कोई भी गलती करी है तो उसके अगेंस्ट उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है कि राइट प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। अगर हमने कोई ऑफेंस कर दिया है और उसके अगेंस्ट फिर हम गलती फील कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस चीज़ को भी अलग तरीके से डील करता है। ओके तो 14 क्या था वापस से समझो। 14 था इक्वालिटी बिफोर लॉ, 16 था इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट और आर्टिकल 20 था कि अगर हमने कोई गलती कर दी तो हमें उसके अगेंस्ट भी हमें कैसे प्रोविजंस और कंसेशंस मिल सकती है। अब आर्टिकल 19 जो है पहले उसको समझो। अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि द हार्ट ऑफ आर्टिकल 19 सेज एवरीवन हैज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। तो अब याद करो जब मैंने आपको राइट टू फ्रीडम बताया था तो राइट टू फ्रीडम के लिए हमने पढ़ा था कि ये क्लस्टर ऑफ राइट होता है जिसमें बहुत सारे और दूसरे फंडामेंटल राइट्स एडअप हुए होते हैं। मतलब छोटे छोटे राइट टू मूव एनीवेयर इन द कंट्री, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू स्पीक, राइट टू ओपिनियन, राइट टू एक्सप्रेशंस, ये सारी चीज़ें हमने इसमें फंडामेंटल राइट्स के राइट टू फ्रीडम में बताया था, ठीक है। तो आर्टिकल 19 से लेकर के 22 जो है वो सारे क्या बताते हैं कि भाई राइट टू फ्रीडम है, पर इसके अंदर अगर आप समझोगे तो आर्टिकल 19 का जो हार्ट है वो बोलता है कि भाई हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। और आर्टिकल 20 क्या बोल रहा है कि हाँ हमारे पास राइट है कि हमने जो गलतियाँ करी हम उनको सुधार सके, उसके अगेंस्ट हमें क्या बोल सके, माफ़ी मिल सके। बट दोनों को कंपेयर करते हुए बेटर अपॉर्चुनिटी क्या मिल रही है आपको राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड से सबसे एग्जैक्ट आर्टिकल कहाँ पे स्टार्ट इनिशियली मिल रहा है, दैट इज ओपिनियन टू एक्सप्रेस, ठीक है, ओपिनियन टू अपोज एनीथिंग, ओपिनियन टू स्पीक अप, दैट इज आर्टिकल 19। ओके सो किसी भी तरह का कन्फ्यूजन मत लेना। बेसिक देखो वहाँ जो आर्टिकल 20 है वो केवल किन लोगों को मिलेगा जिन्होंने गलतियाँ करी है, ठीक है, जिन्होंने कुछ मतलब बुरे बुरे काम किए और उनको उससे माफ़ी मांगनी है उस चीज़ से। बट आर्टिकल 19 है वो सभी लोगों पे अप्लाई हो रहा है, आज मैं हूँ या चाहे आप हो, सबको बोलने का हक है ना। तो इसीलिए राइट टू फ्रीडम को यहाँ पे अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से कौन एक्सप्रेस कर रहा है, आर्टिकल 19 कर रहा है। दैट इज़ वाई आर आंसर विल बी 6 का सी वाला आर्टिकल 19 दैट इज। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद DPSPs। ये मैं पहले ही समझा चुकी हूँ कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो कौन से राइट आर्टिकल से गवर्न हुए हुए। अब DPSPs को कौन से आर्टिकल गवर्न करते हैं, पहले तो ये याद करो। जब हमने DPSPs पढ़ा था क्या था DPSP हमारा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में था, 4th पार्ट में था, ये भी हमें याद आ गया है ना। अब कॉन्स्टिट्यूशन के 4th पार्ट में कौन से आर्टिकल इनको गवर्न कर रहे हैं, सबसे पहला ऑप्शन दैट इज आर्टिकल 36 to 51, वो हमें क्या बताता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ओके क्लियर है इतना सा। उसके बाद में देखो नेक्स्ट 8th, द राइट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू, आई हैव नॉट चेंज्ड योर पेज, हियर वी आर। See, the right to provide free and compulsory education to the children in the age group of 6 to 14 has been provided under which article। तो अगर मैं बात करूँ राइट टू एजुकेशन है, मतलब नॉर्मली राइट टू एजुकेशन हम सबको मिला हुआ है कि चाहे अब आप 6 से लेकर के 14 ईयर्स तक होते हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 8th क्लास तक जब आती हूँ, तो आपको फेल नहीं किया जा सकता, आपको रिस्ट्रेन नहीं किया जा सकता एजुकेशन गेन करने से, ठीक है। तो ये सारे राइट आपको कौन सा आर्टिकल बताता है, दैट इज 21A। ओके तो ये हमारे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के साथ एडअप किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। आई एम रिपीटिंग, आर्टिकल 21A हमारे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के साथ एडअप किया गया था, जो कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बताता है फ्रॉम 6 to 14 years of age। ओके नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज विच फंडामेंटल राइट वाज अबॉलिश्ड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट इन दिसंबर। सी ये चीज़ें समझा चुकी हूँ बहुत अच्छे से कि हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो हमने 7 फंडामेंटल राइट्स को अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो उसमें से अभी हम लोगों ने फिर 1978 के अंदर एक हटा दिया था, उसे फंडामेंटल राइट ना मान करके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में उसको काउंट कर लिया था, है ना। तो वो कौन सा था, राइट टू प्रॉपर्टी। ये तो आप लोगों को सबको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। अब ये कौन से गवर्नमेंट के अंदर पास हुआ था, जनता पार्टी में हुआ था, जनता पार्टी में हुआ था, जनता पार्टी में आप जो भी इसको समझते हो, दैट इज ZANANTA, ओके। तो उस पार्टी में उस टाइम पे रूलिंग पार्टी जनता पार्टी थी, और उन्होंने इस राइट टू प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया था फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू, नहीं सॉरी, फंडामेंटल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ओके, क्लियर। ओके, सो द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। अब पहले मैं इसको शेड्यूल को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी चीज़ वापस से समझाती हूँ कि अभी हमने क्या पढ़ा। अभी तक जब मैंने आपको पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ाई थी 9th स्टैंडर्ड से, जो सारे चैप्टर्स हैं, हमने बहुत सारे 9th स्टैंडर्ड के भी चैप्टर्स रिकॉल किए, 10th स्टैंडर्ड के भी हमने बहुत सारे, मतलब लगभग 10th स्टैंडर्ड की तो मैंने आपको वेकेशन दी, कोरोना आने से पहले ही आपको सारे लेसन समझा दिए थे, है ना। तो अब लगभग जो आर्टिकल्स हैं, हम लोगों ने बहुत सारे आर्टिकल्स थे जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ते हुए भी डिस्कस किए थे, ठीक है। तो वैसे तो बेसिकली बता दूं कि बहुत रेयर कंडीशन होती है ऐसी कि तुमसे ना कभी ईयर के, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाएं, बहुत रेयरली पूछे जाते हैं। ईयर के एग्जैक्ट क्वेश्चन या आर्टिकल के एग्जैक्ट नंबर्स वाले क्वेश्चन ना है, बहुत रेयरली तुमसे CBSE एग्जामिनेशंस में या फिर NTSE में पूछा जाएगा, बट नॉट टू अवॉइड, ठीक है। हम बहुत ब्रिलियंट है हम, तो इसीलिए हमें क्या सब कुछ पढ़ना है, और आई कैन एक्सपेक्ट कि जितना मतलब बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना कि अभी मैम आपने तो 21, 20, 22, 23 सब कुछ पढ़ा दिया, तो हम कैसे रटेंगे। उतना कुछ ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, बस उन्हीं आर्टिकल्स पे फोकस करो जो तुम्हारे चैप्टर के अंदर डिस्कस किए गए, ओके। बाकी इससे ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा तुमसे बाहर से पूछ करके नहीं उठा दिया जाएगा कि आर्टिकल 12 समझाओ, आर्टिकल 13 समझाओ, ऐसा कभी तुमसे नहीं पूछा जाएगा। आर्टिकल का जितना भी मैं बता सकती थी या जितना हमारे लिए ज़रूरी था वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो पे आते हैं हम लोग, दैट इज़ दी 12 शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो बेसिकली जब मैं बात करूँ, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था तो हम लोगों ने केवल क्या किया था, 10 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सॉरी 10 शेड्यूल्स को अडॉप्ट किया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फिर उसके बाद में जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती गई, हमने 2 शेड्यूल्स को और भी ऐड कर लिया था बाद में, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। अब इसको याद करने का, वैसे तो आपको ना बेसिकली सबको पता है कि हाँ 1 to 12 ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं क्लासेस में कि शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 12 क्या बताता है। पर अब बात आती है इसको याद करने की ट्रिक पे कि अब हम इसको याद कैसे करेंगे। तो जब आपको 12 शेड्यूल्स याद कर रहे हैं ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, PM को रुलाना पड़ेगा, ओके। प्लीज़ ऑफेंस मत लगा देना, यहाँ पे पता चला कि भाई ये मेरे को जेल जाना पड़ रहा है, मैम ने तो हमारे PM को, नरेंद्र मोदी को रुला दिया, ऐसा कुछ मत कर लेना। बस इसको याद करने का एक ट्रिक है कि टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ये सेंटेंस है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जो 7 प्लैनेट्स होते हैं, 9 या जो भी प्लैनेट्स होता है, सॉरी, ठीक है, उनको याद करने के लिए हम एक सेंटेंस याद कर लेते हैं, दैट माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड एज नट्स। तो उस लेटर से आपको एक सीक्वेंस पता चल जाती है सोलर सिस्टम में, है ना, प्लैनेट्स की। तो उसी तरीके से आपको 12 शेड्यूल्स को याद रखने के लिए भी बस एक सिंपल सा डायलॉग याद करना है कि PM को रुलाना है हमें। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, तो टीयर्स का मतलब टेरिटरीज, E का मतलब एमोलमेंट्स, A का मतलब अफर्मेशन, R का मतलब राज्यसभा, S का मतलब शेड्यूल्स एरियाज, O का मतलब अदर शेड्यूल एरियाज, F का मतलब फेडरल स्ट्रक्चर, O का मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, L का मतलब लैंड रिफॉर्म्स, D का मतलब डिफेक्शन, P का मतलब पंचायत, एंड M का मतलब म्यूनसिपैलिटीज़। मैम कुछ भी समझ नहीं है ना। बस ये ट्रिक थी, तुम्हें अब याद करना है वो मैं अच्छे से बता दूंगी। सी हमें 12 शेड्यूल्स को भी बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा रटने की ज़रूरत नहीं है, बस इनको बहुत इजीली समझो कि इसके अंदर होता क्या है, ठीक है। और जो कौन से तुमसे इंपॉर्टेंट तुमसे पूछे जा सकते हैं मैं वो भी बता दूँगी, ठीक है। बस एक तो ये आपको बस पता होने चाहिए 12 शेड्यूल्स होते हैं कौन से, फर्स्ट पे कौन सा है, सेकेंड पे कौन सा है, थर्ड पे कौन सा है, ये तो तुम्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसमें अंदर एक की डिटेल तुम्हें इतना ज़्यादा भी पढ़ने की और बहुत एकदम रटने की ज़रूरत नहीं। सो टॉकिंग अबाउट दी फर्स्ट शेड्यूल, अब सी फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, आपको पता है कि इंडिया में क्या है, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है ना, ये पता है। तो आपने कभी सोचा है कि किसी स्टेट को किस बेसिस पे एरिया डिवाइड करके दिया है। मतलब हम देखते हैं कि गोवा एक तरफ बहुत ज़्यादा छोटा है, वहीं पे अगर मैं बात करूँ राजस्थान UP की, तो वो जोग्राफिकली काफ़ी बड़ा है ना। तो आपको वो चीज़ कभी दिमाग में है कि क्या सोच करके किस बेसिस पे इन एरियाज़ को डिवाइड किया गया होगा, है ना। तो अब ये जो टेरिटोरियल एरियाज़ हैं हमारे स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरीज़ का, ठीक है, तो ये एरिया जो है वो किस बेसिस पर डिवाइड किया जाता है, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। वो बताता है कि एक एरिया में, जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर हम बात करते हैं जैसे पंजाब हुआ, ठीक है,
पंजाब हुआ, उसके पास अपनी खुद का एक कल्चरल आइडेंटिटी है, उसके पास अपनी खुद की एक लैंग्वेज है, लोग जो है वो एक कॉमन बोलते हैं ना एथिकल कल्चर को शेयर करते हैं, तो वहाँ पे उस एथिकल कल्चर के बेसिस पे पंजाब डिवाइड कर दिया गया। हर एक स्टेट के पीछे अपनी एक हिस्ट्री है, और उस हिस्ट्री हम उस सब सारे स्टेट्स की हिस्ट्री तो हम पढ़ने वाले हैं नहीं, तो उस हिस्ट्री के बेसिस पे क्या किया है, उसकी टेरिटरी को डिवाइड कर दिया गया। तो ये सारी जो टेरिटरी एरिया में आता है वो सब कहाँ डिफाइन किया गया है, शेड्यूल 1 के अंदर डिसाइड किया गया है। ओके, टॉकिंग अबाउट द सेकंड शेड्यूल, अब ये रिलेटेड आ जाता है प्रोविजंस टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स ऑफ स्टेट। मतलब आपको पता है कि भाई एक गवर्नर होगा, उसको कौन कौन सी पावर्स दी जाएगी एक प्रेसिडेंट को। अब मैंने हमेशा बताया ना कि गवर्नर इज प्रोपोर्शनली मतलब सेम रिस्पॉन्सिबल है जैसे एक प्रेसिडेंट सेंट्रल के अंदर है, ठीक है। वहीं पे मैंने आपको समझाया था कि प्राइम मिनिस्टर सेम मैनर में वर्क करता है जैसे एक चीफ मिनिस्टर वर्क करता है स्टेट लेवल पे, राइट। तो आपको सेकेंड शेड्यूल में केवल इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्रोविज़न दिया गया है, वैसे इसके भी 5 पार्ट्स है, पर आपको इतना ज़्यादा डीपली मत जाओ, बस आपको ये समझना है कि ये प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के पावर्स को समझाता है। देखो यहाँ पे इसको समझ में, एमोलमेंट्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, केवल इतना समझो कि उनको काम कैसे करना है, उनके पास उनको कौन कौन सी ऑटोनॉमी आपने दी है, पावर्स दी है, केवल ये सेकेंड वाला जो आपका शेड्यूल है ये केवल यही बताता है। टॉकिंग अबाउट द थर्ड इज़ अ फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफिलिएशन। सी आपको अच्छे से बहुत अच्छे से पता है कि हर कोई जो नेता है, ठीक है, जब वो लाइक बोलते हैं ना, जब वो रूलिंग पार्टी बनाता है या वो कुछ भी करता है तो वो क्या करता है ना, जस्ट अ मिनट, ओके। जब हम थर्ड शेड्यूल की बात कर रहे थे तो हमें ये पता होना चाहिए कि हर जो आपने किसी को भी इलेक्ट किया तो हर मिनिस्टर क्या करता है, जब वो मतलब वो शपथ लेता है ना कि दैट आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया, आई एम गोइंग टू टेक चार्ज ऑफ दिस पर्टिकुलर सीट या पोजीशन एंड आई एम गोइंग टू वर्क अकॉर्डिंगली ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे जो वो कुछ भी बताता है। तो ये सारी ओथ उसे कौन दिलवाने वाला है, ये अफर्मेशन कौन दिलवाने वाला है, और वो किस किस मतलब क्या क्या चीज़ों की शपथ लेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ कौन गाइड करता है, शेड्यूल नंबर 3। कमिंग टू द फोर्थ शेड्यूल, अब आपको सबसे वापस से याद करो, काउंसिल ऑफ स्टेट्स किसे बोला जाता है, एक होता है हाउस ऑफ पीपल और एक होता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो हाउस ऑफ पीपल, तो पीपल से तो लोग समझ में आ रहा है, लोकसभा को बोलते होंगे हाउस ऑफ पीपल। तो बचा क्या, राज्यसभा, तो वो क्या होता है हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो अब आपको यहाँ पे क्या समझने की ज़रूरत है कि हमने देखा था कि लोकसभा जो है वो तो एक साथ डिसॉल्व हो जाती है और एक साथ री इलेक्ट हो जाती है, पर राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, वो परमानेंट हाउस है, ये चीज़ मैं पहले से समझा चुकी हूँ, है ना। अब हमने ये भी देखा था कि उसके जो मेंबर्स हैं वो 1/3 ईयर के, मतलब 1/3 ऑफ द असेंबली जो है वो हर 2 ईयर्स में डिसॉल्व होती है, ठीक है। तो अब ये राज्यसभा की सीट्स के को लेकर के अगर कोई भी डिस्प्यूट ना हो, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो, तो इसीलिए एक फोर्थ शेड्यूल बनाया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इन सीट्स को गवर्न करता है, ठीक है, कि भाई राज्यसभा की कौन सी सीट कब पे कहाँ पे कब इलेक्शंस होंगे, ओके। Talking about the fifth schedule, now it is administration or it is a control over the scheduled areas and scheduled tribes. Okay, आपको SCs और STs जो होते हैं उनके रिगार्डिंग अगर आप कोई भी मतलब बोलते हैं ना कि उनको आपने कोई भी प्रिविलेज देने की कोशिश करी, उनके एरियाज़ पर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें जो हैं उनके बारे में कहाँ बताई गई है, फिफ्थ शेड्यूल से याद करो। इसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था कि हमने देखा था कि जो ट्राइबल पीपल हैं, मतलब उनसे पहले क्या गया था, फॉरेस्ट लॉज बना दिए गए थे, उनसे उनकी ज़मीनें छीन ली गई थी। फिर उसके बाद में ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स और रूल्स और रेगुलेशंस आए थे कि भाई जो ये ट्राइबल पीपल हैं वो अपनी ज़मीनें किसी और को नहीं बेचेंगे, मतलब इनकी ज़मीनों पर केवल कौन काम कर सकता है, ट्राइबल पीपल ही इनसे वो ज़मीनें खरीद सकते हैं। मतलब एक प्रोविज़न बना दिया गया था कि इनका मतलब हम क्या चाहते हैं, हमारी कंट्री में क्या रहे, डाइवर्सिटी रहे, है ना। तो हमने एक प्रोविज़न बना दिया कि इस एरिया के अंदर ये मतलब ये फूले फले और इनको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो उस चीज़ को हम लोगों ने कि भाई इनके साथ किसी भी तरह से एक्सप्लॉयटेशन ना हो, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इनको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और इनसे रिगार्डिंग जितने भी अमेंडमेंट्स हमें बनाने हैं वो चीज़ कौन डायरेक्ट करेगा, फिफ्थ शेड्यूल करेगा, ओके। टॉकिंग अबाउट द सिक्स्थ शेड्यूल, ये भी बात करता है ट्राइबल एरियाज़ की, और ये ट्राइबल एरियाज़ की कौन से स्पेशली 4 स्टेट्स के बारे में मतलब बात करता है, दैट इज़ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, इनको मतलब अगर आप देखोगे तो अगर हम पहले के टाइम पे मानते हैं तो ये यहाँ पे नेचुरल हज़ार्ड भी बहुत ज़्यादा आते हैं, और उसके बाद में जो ट्राइबल एरियाज़ और ट्राइबल पीपल जो थे, जो आपको पता है वो बेसिकली उनका काम क्या होता है, एनिमल रियरिंग, हर्डिंग वगैरह ये काम होता है, तो वो इन एरियाज़ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, और यहीं पे उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ था।
तो अब इनको इस एक्सप्लॉयटेशन से और ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देना, और इनको मतलब ये जितना बैकवर्ड होते जा रहे थे, ठीक है, जितना इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उसी से इनको बचाने के लिए इनके लिए 2 स्केड्यूल्स बनाए थे, स्केड्यूल 5 एंड स्केड्यूल 6। स्केड्यूल 6 में मतलब 5th तो पूरी कंट्री के लिए गवर्न कर रहा है, बट स्केड्यूल 6 जो है वो दैट इज लिमिटेड टू अ स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके, टॉकिंग अबाउट दी 7th स्केड्यूल। नाउ आपको पता है हम लोगों ने बात किया था कि हम जब फेडरल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि ईच लेवल शुड हैज इट्स ओन जुडिक्शन एंड दैट जुडिक्शन इज ऑल्सो स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहाँ हमने 4 लिस्टों की बात की थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड रेसिडुअरी लिस्ट। बात हटा दो, रेसिडुअरी लिस्ट को इसलिए हटा देते हैं क्योंकि वो तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद फ्रेम हुई थी, है ना। तो अगर मैं बात करूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अपना खुद का काम है, ठीक है, और वो काम कहाँ पे बताया गया है, वो काम बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। और कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में, स्केड्यूल 7th में। ओके, दैट मीन्स स्केड्यूल 7th जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को अपने काम याद दिलाती है। Okay, so union list, state list and concurrent list. See, now here what you need to pay attention is कि in a list 90, it is a list of 97 items, it is a list of 61 items and it is a list of 52 items. तो इन चीज़ों से प्लीज़ कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी किसी भी तरह के। ये हाँ, इसमें इन चेंजेस आए हैं जो हम लोग पढ़ते हैं 99, 66 या 47, ये जो टर्म्स हम पढ़ते हैं, जो हमने हमारी NCERT 10th NCERT में पढ़ा था, आप लोगों को तो वही याद करना है। आप लोगों को इन चेंज फिगर्स से कुछ भी याद नहीं करना है। NTSC ने इस चीज़ में कभी भी अपडेट मतलब खुद को अपडेट नहीं किया है। वो अभी भी आपका जो NCERT ने खुद को अपडेट नहीं किया, तो अब उसमें जितना आपको फिगर यूनियन लिस्ट में बताया गया, जितना फिगर आपको स्टेट लिस्ट में बताया गया, जितना फिगर आपको कॉन्करेंट लिस्ट में बताया गया, आपको वही याद करना है। रिमेंबर 10th NCERT से ही इसे फॉलो करना है। Okay, coming to the 8th schedule, which is the longest schedule of Indian Constitution. It states about the 22 scheduled languages of with official status. सी ये बहुत अच्छे से याद कर लो कि आज तक का जो तुम डायलॉग रटते हैं ना कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसको भूल जाना, ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत गलत है। हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हमारी मातृभाषा है, पर हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। अगर आपको सबको वैसे तो पता ही होगा, आई नो यू पीपल आर वेरी स्मार्ट, तो आपको सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि भाई हमारे पास कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हमारे पास बस केवल और केवल ऑफिशियल लैंग्वेजेस या स्केड्यूल लैंग्वेजेस। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्केड्यूल लैंग्वेजेस, इंडिया हैज़ 22 लैंग्वेजेस, स्केड्यूल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिंदी, ठीक है, यहाँ पे हिंदी को भी इंक्लूड किया जाता है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ऑफिशियल लैंग्वेज हमने क्या ऑप्ट की है हमारी, वो भी हमने हिंदी करी है ना। अब हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों बनाया गया है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों बनाया गया है, ये भी आप लोगों को पता है कि अगर मैं बात करूँ टोटल पॉपुलेशन की, तो उसमें से हाईली मतलब हाँ जो बहुत ज़्यादा लोगों के थ्रू बोली जाती है वो कौन सी है, हिंदी, इसीलिए उसे ऑफिशियल स्टेटस मिल गया। मतलब इन स्केड्यूल लैंग्वेजेस में भी थोड़ा सा एक अबव रेफरेंस मिल गया। पर अब आपको पता है, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है या सदर्न स्टेट्स जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है, उन्होंने इंडिया के, तो उन्होंने क्या किया था, हिंदी को एज एन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज उन्होंने डिनाई कर दिया था कि भाई हम इसे ऑफिशियल लैंग्वेज के मैनर में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो एक्सेप्ट नहीं करने का रीज़न उन्होंने क्या बताया था, क्योंकि उन लोगों को हिंदी नहीं आती थी। तो उस टाइम पे फिर ऑफिशियल लैंग्वेज या मोड ऑफ इंटर स्टेट कम्युनिकेशन के लिए हम लोगों ने किसे एक्सेप्ट कर लिया था, इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। Clear? So there are 22 scheduled languages in India, being Hindi as an official language, but in the form of medium of interstate communication, we can also use English as a source of medium. Okay, so talking about the 9th schedule, now this is validation of certain acts and regulation. It was added by the first constitution amendment of 1951. अब ये कौन सी बीमारी है, इसे समझने की ज़रूरत है। सी समझो इसको। अब हम लोग है ना, ऐसे आपको पता है कि बहुत सारे स्कीम्स निकलती हैं, जैसे अभी ग्रामीण योजना चल रही है, आवास योजनाएं वगैरह, निवास आवास योजनाएं वगैरह, ऐसी काफ़ी पॉलिसीज़ वगैरह निकाली है। अब मानो कि आपको पता है कोविड-19 का अभी एरा चल रहा है, तो कोविड-19 के अंदर अगर जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, अगर वो ये रूल बना देती है कि मैं हर इंडियन सिटीज़न के अकाउंट में 2000 रुपये डालूंगा, ओके, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने एक एक्ट बना दिया, उन्होंने एक रेगुलेशन बना दिया, उन्होंने एक स्कीम स्टार्ट कर दी। अब मानो कि कोविड-19 है वो 6 मंथ्स बाद ख़त्म हो जाता है, तो अब क्या गवर्नमेंट क्या पूरी ज़िंदगी में 2-2000 रुपये डालती रहेगी लोगों के अकाउंट में? नहीं ना। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, मतलब 4 मंथ 6 मंथ्स के प्रोविजन के लिए उन्होंने एक एक्ट बनाया, ठीक है, उन्होंने एक प्रोविज़न बनाया और वो 6 मंथ्स बाद में अपने आप डिमोलिश हो गया।
ओके तो कोई भी एक्ट अगर गवर्नमेंट स्टार्ट करती है, कोई भी रेगुलेशंस गवर्नमेंट बनाती है, जैसे आप नॉर्मली समझ लो कि जैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी अपडेट करने के लिए, चेंज करने के लिए हमें बहुत सारे एक्ट बनाने पड़ते हैं। वो एक्ट किस फील्ड पर अप्लाई हो रहे हैं, किस मैनर पे अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और कितने ईयर्स के लिए उसकी वैलिडिटी रही है, ठीक है, वो सारी चीज़ें कौन बताता है हमें? 9th शेड्यूल। Okay, talking about the 10th schedule, now it is a provision of disqualification on grounds of defection, ठीक है, that is added by 52nd Constitutional Amendment Act of 1985। तो ये शायद अभी हम लोगों ने बात भी किया था इसके बारे में, डिफेक्शन लॉ के बारे में, ठीक है। तो वो एक डिफेंस कौन से अमेंडमेंट, ये चीज़ मैं पहले से समझा चुकी हूँ कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के साथ ये एडअप किया गया था। तो इसके अंदर क्या चीज़ बोली थी मैं पहले ही समझा चुकी हूँ कि अगर कोई इंसान, जैसे मानो कि फॉर एग्जांपल आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ठीक है, तुम खुद को इमेजिन कर लो, मैं खुद को इमेजिन कर लेती हूँ, और मान लो कि मैं कोई गलती कर देती हूँ, ठीक है, या कोई भी रीज़न आता है कि मैं गलती कर देती हूँ और बाकी सारे लोगों को पसंद नहीं आती मेरी गलती, तो अब वो मुझे डिसक्वालीफाई कर सकते हैं, अब वो मुझे निकाल सकते हैं। मतलब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब एक अच्छा, बहुत अच्छा फ़ायदा है ये, कि अगर कोई इंसान इन द मतलब बोलते हैं ना अजॉइंट मैनर में या डिस्क्राइब मैनर में अगर वो काम नहीं करता है, रूल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह फॉलो नहीं करता है, तो उसके अगेंस्ट हम एक नोशन निकाल के उसको भगा सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। और या फिर अगर इसके मैं बात करूँ कि मैं मानूँ किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीती थी, फिर बाद में मैं जाकर के कोई और कॉन्स्टिट्यूएंसी बदल लेती हूँ, तो ये डिसक्वालिफिकेशन माना जाएगा, डिफेक्शन माना जाएगा, और इसके अगेंस्ट मुझे वहाँ से मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिज़ाइन करने के लिए फोर्स कर दिया जाएगा। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट 11th एंड 12th शेड्यूल, तो वो हम ऑलरेडी पहले से डिस्कस कर चुके हैं। 11th शेड्यूल एडअप हुआ था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और 12th शेड्यूल एडअप हुआ था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1992 में। ये पंचायती राज सिस्टम को समझाता है, तो ये नगर पालिका को समझाता है। मतलब दिस इज 11th शेड्यूल इज रिलेटेड टू रूरल एरियाज एंड 12th शेड्यूल इज रिलेटेड टू दी अर्बन सेंटर्स। ओके, सो बात आ गई जब हमने भाई इतने सारे स्केड्यूल्स वगैरह सब कुछ पढ़ लिए है ना, अब हमें क्या देखने की ज़रूरत है? आर्टिकल्स के तो सारे क्वेश्चंस जो बेसिकली जो आर्टिकल्स तुम्हें लेसन के बीच में करवाए गए, या भी अगर कुछ एक आधा क्वेश्चन में अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा मिला हो तो उन सबको तुम याद कर लेना। एंड टॉकिंग अबाउट दी 12 शेड्यूल्स, तो इसमें अगर आप आते हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से शेड्यूल्स रहेंगे ये समझने की ज़रूरत है ना हमें, कि हमें सारे नहीं रटने, पर हमें रटने की ज़रूरत कौन कौन सी, क्या क्या समझने की ज़रूरत है। तो पीएम तो याद कर लो भाई, पीएम तो सबसे कंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो तो रट लो कि पी से पंचायती राज सिस्टम होता है, एम से म्यूनसिपैलिटी होती है, 11th और 12th शेड्यूल होता है, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है ना, तो ये तुम्हें याद करना ही है। और ऑफिशियल लैंग्वेज सबसे बड़ा शेड्यूल कौन सा है हमारे पास, दैट इज़ 8th, ये भी आपको याद करना है। फिर उसके बाद में फेडरल स्ट्रक्चर बताया था ना कि हर एक स्ट्रक्चर के पास अपना खुद का एक काम होता है, वो कहाँ बताया गया होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में, शेड्यूल्स में, तो वो भी आपको याद करना है। और राज्यसभा की सीट, बाकी तो तुम्हें इतना कोई ज़रूरी याद करने वाला है नहीं। दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना रिगार्डिंग टू 8th 7th 8th 11th 12th बेसिकली इनके, ठीक है, इनको तो आपको किसी भी तरीके से मतलब ऐसे बोलते हैं ना रटना ही पड़ेगा, इनके लिए कोई और ऑप्शन नहीं। सॉरी, ये भी ज़रूर ध्यान रख लेना कि विच इज़ द बिगेस्ट शेड्यूल, तो वो 8th शेड्यूल आता है।